100 नंबर में आपका स्वागत करता हूं मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला खूंखार गिरोह एक बार फिर खौफनाक इरादे लिए मैं हथियार बेखौफ सड़क पर निकला। टारगेट सेट था, बस शिकार बनाने भर की देरी थी। लेकिन कहते हैं कि किस्मत हर बार किसी का साथ नहीं देती, और जब उन बेखौफ लुटेरों की किस्मत ने भी उन्हें धोखा दिया तो सामना हुआ पुलिस से। ये हमारे पास सूचना आई थी कि 5 बदमाश हैं जो 2 मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और रिसेंटली भी ये लोग हमारे यहाँ पे करीबन 10 से 12 ऐसी लूटें थी पिछले 1 साल से ऊपर की, जिसमें ये पेंडिंग जिसमें वांछित चल रहे थे अभी। हाथरस पुलिस को एक मुखबिर ने इंफॉर्मेशन दी कि खुखार गैंग के 5 गुर्गे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए मैं हत्यार सड़क पर निकले हैं। इन्फॉर्मर ने बताया कि बदमाश 2 बाइक पर सवार हैं। पुलिस सतर्क हो गई और तुरंत एक्शन लेते हुए 15 जून की सुबह वक्त तकरीबन 7 बजे चेकिंग अभियान चालू कर दिया। थाना हाथरस जंक्शन के मेडू इलाके के नजदीक बैरिकेड लगाकर पुलिस सड़क से गुजरने वाले हर वाहन को रुकवाकर उसकी तलाशी लेने लगी। मगर तभी 2 बाइक पर सवार 5 लोग चेकिंग होता देख वापस लौटने लगे। पुलिस को शक हुआ तो उनका पीछा किया गया और जब बाइक सवार 5 लोगों ने पुलिस को अपना पीछा करते देखा तो सड़क से नीचे अपनी बाइक उतार दी और आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाकर छिप गए। हाथरस पुलिस निर्माणाधीन इमारत के बाहर मुस्तैद खड़ी थी, लेकिन ज्यादा देर पुलिस ने भी इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। अपने अपने हथियार लोड किए और दिलेरी के साथ निर्माणाधीन इमारत की तरफ कदम बढ़ाए। पुलिस बिल्डिंग के अंदर जा चुकी थी। खुद को घिरता देख 5 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपने अपने सरकारी असलहे का मुंह खोल दिया और जवाबी फायरिंग की। जल्द ही पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। एक एक कर 5 बदमाश दबोच लिए गए। और इस लाइव एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश जख्मी हुए। एक बदमाश को 2 गोलियां तो दूसरे को 3 गोलियां लगी। जब उनको पकड़ने की कोशिश की है तो उन्होंने रोड से हट करके भाग के एक जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है उसके अंदर ये घुसे हैं और वहीं से घुस करके पुलिस पे इन्होंने फायर किया है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों के करीबन 5 गोलियां लगी हैं। दोनों के एक बदमाश के 3 गोलियां लगी हैं, एक के 2 गोलियां लगी हैं। फिलहाल इनको हॉस्पिटल भिजवाया गया अंडर ट्रीटमेंट। सर कुछ भाग भी गए लोग, कुछ बदमाश फरार भी हो गए? नहीं, कुल 5 की हमें सूचना थी और 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं। बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले भी मामूली तौर पर जख्मी हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हाथरस और उसके लगते जिलों के अंदर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले इस गिरोह के 5 गुर्गे दबोच कर ही दम लिया। रिसेंटली भी ये लोग हमारे यहाँ पे करीबन 10 से 12 ऐसी लूटें थी पिछले 1 साल से ऊपर की, जिसमें ये पेंडिंग जिसमें वांछित चल रहे थे अभी। इसके अलावा जो बॉर्डर के कुछ ज़िले हैं उनमें भी इनके द्वारा काफ़ी घटनाएं की गई हैं। करीबन 1 दर्जन के करीब घटनाओं को अंजाम लूट की वारदात को इन्होंने दिया है और उन्हीं के लिए हमारी टीम लगी हुई थी यहाँ पे।
जख्मी बदमाशों को पुलिस अस्पताल इलाज के लिए ले गई, जहां मीडिया ने खूंखार गैंग के हत्थे चढ़े धोनी नाम के इस बदमाश से सवाल पूछा कि अब तक कितनी वारदातें अंजाम दी हैं और जब पुलिस से मुठभेड़ हुई तो क्या करने जा रहे थे। सुनिए क्या कहा निर्दोषों के खून से हाथ रंगने वाले और जनता के खून पसीने की कमाई पर डाका डालने वाले इस बदमाश ने। शूट करने आए थे? कहाँ पर? तो क्या प्लानिंग थी पहले या कैसे? क्या पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई, क्या हुआ? कितने लोग थे तुम? दो लोग थे। कौन कौन से हथियार थे वहाँ पर? तमंचे थे। कितने तमंचे थे? तो पुलिस के ऊपर फायरिंग की तुमने? पहले भी जेल जा चुके हो? किस मामले में? लूट और मर्डर? पकड़े गए पांचों बदमाशों से पूछताछ जारी है। अगली पिछली सारी वारदातों की फहरिस्त उगलवाई जा रही है। सुकून की सांस ली है हाथरस पुलिस ने। जिले के अंदर लगातार लूट और हत्या की वारदातों से पुलिस हलकान थी, लेकिन हाथरस पुलिस का बदमाशों से लाइव एनकाउंटर देखकर एक बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि बेखौफ पांचों बदमाश पुलिस पर भी फायरिंग करने से नहीं चूके, हाथ नहीं कांपे, कानून पर हमला करते हुए। जरा सोचिए, जब अपराधी खाकी से ही नहीं डरते तो फिर आम जनता की क्या बिसात है। उमाकांत पुंडीर, हाथरस, नेशनल वॉइस। कानपुर में जो हुआ है और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की हत्या के बाद भले ही उनके मर्डर का मास्टरमाइंड मुनीर अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा हो, लेकिन कड़ी दर कड़ी पुलिस की जद्दोजहद जारी है और इसी जद्दोजहद का नतीजा भी सामने आया। मुनीर का राइट हैंड, उसका शातिर साथी 50,000 का इनामी बदमाश अतीउल्लाह अरेस्ट कर लिया गया है। आप भी मिल लीजिए इस कुख्यात से। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या के मुख्य आरोपी मुनीर का राइट हैंड अतीउल्लाह चढ़ा हत्थे। नोएडा एसटीएफ और अलीगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन का सफल नतीजा। शातिर और कुख्यात इस शख्स का नाम अतीउल्लाह है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया इलाके का बाशिंदा। यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन कॉलेज से हाई स्कूल तक पढ़ा और फिर जरायम की दुनिया से ऐसा जुड़ा कि अतीउल्लाह पर अलीगढ़ के अलग अलग थानों के अंदर तकरीबन आधा दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हुए। यानी हत्या और लूट का खिलाड़ी बन गया अतीउल्लाह, और इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। लेकिन पुलिस उसकी तलाश में खाक छानती रही और अतीउल्लाह हाथ नहीं लगा। नेपाल जाकर कहीं सुरक्षित जगह पनाह ले ली और पुलिस यहीं लकीर पीटती रह गई। मगर 13 जून 2016 की रात नोएडा एसटीएफ और अलीगढ़ की थाना बन्ना देवी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 50,000 बदमाश अतीउल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया। रात को एसटीएफ की टीम ने और बन्ना देवी थाने की पुलिस टीम ने संयुक्त ऑपरेशन करते हुए अतीउल्लाह नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया। इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और इसकी गिरफ्तारी कर दी जाए। अब आपके दिमाग की दीवार पर एक सवाल जरूर दस्तक दे रहा होगा
कि आखिर वांटेड अतिउल्लाह का नोएडा एसटीएफ से क्या लेना देना और क्यों अलीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर उसको अरेस्ट किया गया। तो हम आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2016 की रात जब एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की हत्या उनके गृह जनपद बिजनौर में अंजाम दी गई थी, तो उनके मर्डर के मास्टरमाइंड मुनीर के साथ साथ अतिउल्लाह भी था, जो मुनीर का राइट हैंड है। नोएडा एसटीएफ ने इनपुट्स जुटाए, अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी पुलिस की मदद ली और अलीगढ़ के बरोला बाईपास से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि मुनीर के साथ साथ फरार चल रहा था। ये 2014 में फैज़ नाम के एक व्यक्ति की हत्या की थी इन लोगों ने और ये बड़ा ही शातिर अपराधी है और ये आपके दरमियान में है। मुनीर जो कि तंजील अहमद की हत्या में 5 साल चल रहा उसका ये सहयोगी है और इसका अभी प्रकरण में गिरफ्तारी की। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, विशेष करके एसटीएफ की टीम हमारी धन्यवाद के पास है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अतिउल्लाह साल 2014 में कारोबारी फैज हत्याकांड में मुनीर का सह आरोपी है। अतिउल्लाह तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर का खास सहयोगी रहा है। फरार मुनीर पर 2 लाख रुपए का इनाम है और अंदेशा पुलिस को यही है कि अतिउल्लाह की मदद से मुनीर को नेपाल में शरण मिली है। फिलहाल नोएडा एसटीएफ गिरफ्तार अतिउल्लाह से पूछताछ में जुटी है और एनआईए अफसर तंजील अहमद के मर्डर के मास्टरमाइंड 2 लाख के इनामी मुनीर तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पंकज शर्मा, अलीगढ़, नेशनल वॉइस। खाकी की शान बढ़ाने वाली आपने 2 कहानियां देखी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद जो हम आपको दिखाएंगे वो होगी खाकी को शर्मसार करने वाली एक कहानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 100 नंबर में अगली कहानी पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाली। मानवाधिकार संरक्षण की धज्जियां उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे उड़ाती है, आज उसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा, सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहने वाली खाकी की तत्परता कैसे खुद ही कानून को हाथ में लेकर उसका मजाक उड़ाती है और सवालिया निशान लगाती है वर्दी पर। सुन लिया आपने, गोरखपुर पुलिस के मुंह पर उसकी ही मुर्दाबाद। हम हैरान हैं कि आखिर क्यों यूपी पुलिस बार बार ऐसा काम करती है कि उसका नाम खराब हो। और एक बार फिर खाकी ने खुद अपने ही दामन पर दाग लगाए हैं मानवाधिकार हनन की। अगर यकीन ना आए तो जरा पुलिस और पब्लिक से घिरे खड़े शख्स की हालत देखिए। शरीर पर चस्पा चोट के निशान गवाही दे रहे हैं गोरखपुर पुलिस की दरिंदगी की। पीड़ित शख्स का नाम गौरव शुक्ला है, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और पेशे से वकील हैं। लेकिन गोरखपुर की थाना कैंट पुलिस ने गौरव शुक्ला को ऐसा दर्द दिया है कि ताउम्र खाकी से इंसाफ की उम्मीद नहीं लगाएंगे। भूल कर भी ये बात नहीं भूलने वाले कि पुलिस सेवा नहीं करती बल्कि निर्दोष को भी सजा देती है। गौरव थाने के अंदर पुलिस की गुंडई का शिकार बने हैं। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और अधिवक्ता की पिटाई पुलिस के लोगों ने किया है, यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है।
और एसएसपी गोरखपुर को बार बार कहने के बावजूद अगर पुलिस ने निर्दोष नौजवान को, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी है और रखता भी पढ़ा लिखा नौजवान भी, उसको फंसाया गया है, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष का बेटा भी है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग भी करूंगा कि एसएसपी गोरखपुर के यहाँ से हटाया जाए और उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करके मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे उनके खिलाफ भी एक्शन हो सके कड़ा। दरअसल मामला जमीन विवाद को लेकर शुरू हुआ और 14 जून की रात खूनी झड़प में तब्दील हो गया। आरोप लगाया गया कि पूर्व सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के पीड़ित बेटे गौरव शुक्ला पड़ोसी शोभा यादव की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। तभी जमीन कब्जे को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। वाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच फायरिंग होने लगी। गोली लगने से शोभा यादव पक्ष का एक शख्स नयन यादव जख्मी हो गया। अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। जमीन मेरी कब्जा कर रहे हैं सर लोग। जमीन मेरी पुश्तैनी है। एक फरीक मैं हूँ, एक फरीक ये है सर। ये गोपाल यादव का लड़का है जो सजा काट रहे हैं बनते हैं बड़े बड़का वकील। ये अभी वो मट्टी गिरवा रहे हैं, रोकने गए हैं, तुरंत गोली मार दी है सर। मेरे भाई को लगी है सर। ये थे और ये लल्लू थे और इंद्रजीत यादव थे, जो इनका भाई गढ़ाम खुदा है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस बिना कोई पूछताछ किए, बिना तफ्तीश किए, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के गौरव शुक्ला को अभियुक्त बनाकर थाने ले आई और फिर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। खाकी की गरिमा भूलकर थाना कैंट के पुलिस वालों ने गौरव को बेरहम सजा दी। लेकिन सपा के जिला सचिव गौरव की पिटाई से क्षुब्ध जब सपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लानत मलानत की और आवाज बुलंद की कि तुरंत एसएसपी गोरखपुर और उन 4 पुलिस वालों को हटाया जाए जो गौरव के गुनहगार हैं, तो एसएसपी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन 4 पुलिस वालों को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन अपनी कुर्सी सलामत रखी। जिस तरीके से पुलिस ने पिटाई किया है उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एसएसपी गोरखपुर शामिल नहीं थे। लेकिन जब एसएसपी को लगा कि ज्यादा जाती हुई है तो एसएसपी अपनी जान बचाने के लिए 4 दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की है। मेरी मांग है कि एसएसपी गोरखपुर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इसके लिए बैठक भी चल रही है और सारे कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोग हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। गोरखपुर पुलिस एसएसपी के खिलाफ सपा नेता लामबंद हुए तो आवाज सीएम तक पहुंची और तुरंत एक्शन लेते हुए गोरखपुर एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जब मीडिया ने सपा जिलाध्यक्ष से बात की तो एसएसपी की बेरुखी भी सामने आई कि किस तरह सपा नेता गुहार लगाते रहे कि गौरव बेगुनाह है, फिर भी उसकी बेरहमी से पुलिस ने पिटाई की। एसएसपी से फरियाद लगाई गई कि एक बार गौरव से मिल लीजिए, लेकिन पुलिस तो उसको अभियुक्त बनाने पर तुली थी। पुलिस चाहती है कि वो अपना क्रूर व्यवहार करे और कोई उफ न करे। उसके चाचा को गोली लगी और सीरियस हालत में मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए। तो चाचा थे, उसकी उपचार के लिए गया और पुलिस से वार्ता किया। तो हो सकता है कि नेताओं के और दलालों के और पूंजीपतियों के सबके शब्दों में कुछ फर्क हुआ करता है। पुलिस को उसकी बात लग गई और पुलिस ने उसे अभियुक्त भी बनाया और थाने में अमानवीय व्यवहार किया, जिसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। एसएसपी गोरखपुर से कहा लगभग 3:30-4 बजे कल कि आप सिर्फ आकर के गौरव यादव को देख लें। फिर मैं दुख के साथ कहता हूं कि एसएसपी आकर के उसकी चोट को नहीं देखा, एसपीआरए और एसपी सिटी को भेजा। बिल्कुल मैं इस घटना के लिए सीधे एसएसपी गोरखपुर को जिम्मेदार मानता हूं। अब सवाल ये उठता है कि अगर जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने थे भी, उनमें किसी तरह की कोई झड़प भी हुई थी, तो क्यों नहीं पुलिस ने उचित कार्रवाई की?
क्यों नहीं पूछताछ की, क्यों नहीं तफ्तीश की, क्यों खुद ही मानवाधिकार संरक्षण की धज्जियां उड़ा दी और ये साबित कर दिया कि यूपी पुलिस तो अपने मन का करती है, फिर चाहे कोई नेता हो, पत्रकार हो या फिर कोई आम आदमी। संजय कुमार, गोरखपुर, नेशनल वॉइस। न बंदूक से न किसी धारदार हथियार से, बल्कि अंजाम दिया गया इस वारदात को एक बम से और एक निर्दोष शख्स की जिंदगी छीन ली गई। सनसनीखेज दास्तान सीतापुर से सामने आई है, जहां डंके की चोट पर डकैती डालने आए बदमाश कातिल भी बन गए। चौदह जून की रात वक्त तकरीबन 3 बजे सीतापुर मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर रामपुर मथुरा इलाके के इस मकान के अंदर उस वक्त सनसनी फैल गई जब चंद बदमाश दाखिल हुए। चुपचाप घर के दरवाजों के ताले तोड़े गए, सारी अलमारियां खंगाली गई। परिवार नींद की आगोश का हिस्सा था, किसी को भनक तक नहीं लगी। डकैत बड़ी खामोशी से घर का सारा माल मत्ता समेट रहे थे, लेकिन जैसे ही परिवार के मुखिया जनार्दन की आंखें खुली और उन्होंने शोर सुना तो होश फाख्ता हो गए। जनार्दन ने किसी अनहोनी को भांपते हुए आवाज लगाई, लेकिन वही आवाज उनके लिए मौत बन गई। डकैती के मकसद से आए डकैत कातिल बन गए। शोर सुनकर जागे जनार्दन पर देसी बम से हमला कर दिया। पास ही उनकी पत्नी भी सोई थी। अचानक बम के हमले से जनार्दन ने दम तोड़ दिया और उनकी बीवी बुरी तरह जख्मी हो गई, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। रात्रि 3 बजे के आसपास की है और ये अपने आंगन में जो बाहर खुला हुआ है उसमें अपनी सो रहे थे। इनके बगल में थोड़ी दूर पे एक चारपाई पे इनकी पत्नी सो रही थी। इनके चेहरे पर 2 देशी बम से अटैक किया गया है, जिसमें गिट्टी विट्टी रोड की भरी हुई होती है। उसी चोटों से इनकी मृत्यु हुई है और बाकी सदस्य इनके परिवार के छत पर सो रहे थे। उन लोगों ने धमाके की आवाज़ के बाद वो जगे हैं तो उन्होंने सिर्फ भागते हुए देखा। दिन निकला, खबर मीडिया के साथ साथ पुलिस के कान तक भी पहुंची। एसपी साहब लाओ लश्कर के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचे, मौका मुआयना किया, खून से सनी दीवार और बिस्तर देखे, पूछताछ की। डॉग स्क्वाड टीम बुलाई गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा और एसपी साहब दम भरते दिखाई पड़े कि जल्द खुलासा होगा। संख्या पक्की नहीं कह सकते कितने लोग थे, क्योंकि सिर्फ इन लोगों ने, बच्चों ने भागते हुए देखा है। पूरी संख्या इनको नहीं पता, लेकिन कुछ लोग अज्ञात 2-3 लोग अंदर घुसे हैं और इनके कमरे का, जिसका ताला बंद नहीं था, उस कमरे में जाके अलमारी को खोला गया है। उसमें चाबी भी लगी मिली है। अलमारी में से कुछ सामान निकाला गया है, कुछ कपड़े भी बिखरे हुए हैं और कुछ सामान इनके घर के पीछे खेत में सुबह पड़ा मिला है तलाशी लेने पर। मृतक की पत्नी के द्वारा 3-4 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियोग धारा 394, 302 में पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। जय हिंद।